हेलो। नए सत्र की सबको नमस्ते। अब तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम तीसरा टॉपिक कर रहे हैं, हाइपोथेसिस या प्राकल्पना। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि हाइपोथेसिस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं रिसर्च के अंदर। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है उसके बाद सामाजिक अनुसंधान में यही लक्ष्य प्राकल्पना के रूप में निश्चित की जाती है। अनुसंधान में जिन कारकों का हम अध्ययन करते हैं या जिन कारकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना है, उसके कार्य कारण संबंधों का परीक्षण करना चाहता है अनुसंधानकर्ता। अतः उन्हें ये परीक्षण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्राकल्पना कहलाती है। गुडे और हार्ट ने लिखा भी है कि अगर सामाजिक अनुसंधान में एक अच्छी प्राकल्पना का निर्माण हो जाता है तो उसका अर्थ है अनुसंधान का लगभग आधा कार्य पूर्ण हो गया है। तो आगे गुडे और हार्ट लिखते हैं कि प्राकल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक कड़ी है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है। इसी संदर्भ में लुंडबर्ग ने कहा है कि बिना प्राकल्पना के अनुसंधान करना एक प्रकार से अंधेरे में छलांग लगाने के समान है। प्राकल्पना अध्ययन को निर्देशित, नियंत्रित और संचालित करती है। अब बात आती है प्राकल्पना की परिभाषा की। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। तो हम सबसे पहले प्राकल्पना, अंग्रेजी में हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। और अपनी कहेंगे कि हाइपोथेसिस के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हाइपोथेसिस बना है, जिसका अर्थ है हाइपो का मतलब होता है बिलो या नीचे की तरफ, और थ्योरी का अर्थ है कि विचार या सिद्धांत, अर्थात सिद्धांत के पूर्व का कथन हाइपोथेसिस कहलाता है। प्राकल्पना का पूर्व तथा कल्पना का अर्थ विचार अथवा सिद्धांत है। प्राकल्पना एक ऐसा विचार या सिद्धांत है जिसे अनुसंधानकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है, वह उसकी जांच करता है। जब जांच करने में या उसका परीक्षण में ये सिद्ध हो जाता है तो वो सिद्धांत के रूप में परिणति आ जाती है, और अगर वो विचार परीक्षण के दौरान असत्य साबित होता है तो उसको त्याग दिया जाता है। पीएच मान ने इसको परिभाषित करते हुए कहा, प्राकल्पना एक स्थायी अनुमान है। बोगार्ट्स कहते हैं कि प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्तावना है, और इसी संदर्भ में गुडे और हार्ट कहते हैं प्राकल्पना एक ऐसी प्रस्तावना है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। मतलब अगर हमें किसी भी विषय को में कहीं भी कोई संशय होता है तो हम उसकी पुनर्परीक्षण करके उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, और ये कार्य प्राकल्पना के माध्यम से संपन्न हो सकता है। इसके बाद पीवीएन कहते हैं, एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार है प्राकल्पना, जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बनता है, उसे ही हम कार्यकारी प्राकल्पना कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि प्राकल्पना क्या है? प्राकल्पना कारण प्रभाव के रूप में तथ्यों से संबंधित प्रस्तावना है, एक विचार है, एक कच्चा सिद्धांत है जिसका परीक्षण करना और जिसकी जांच करना अभी बाकी है। प्राकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों या परिवर्तनों का विशिष्ट संबंध रखता है या विशिष्ट संबंध बताता है, जिससे परीक्षण के लिए रखा जाता है। प्राकल्पना एक अप्रमाणित सिद्धांत है जिसे अनुसंधान में परीक्षण के लिए एक समस्या के रूप में रखा जाता है। फिर अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ विशेषताओं की तरफ जाते हैं कि क्या विशेषताएं है प्राकल्पना की। उसमें सबसे पहली विशेषता है स्पष्टता। गुडे एवं हार्ट कहते हैं प्राकल्पनाओं की अवधारणाओं के दृष्टिकोण से प्राकल्पना को स्पष्ट होना चाहिए। इसमें 2 बातें मुख्य रूप से होनी चाहिए
पहला तो है अवधारणा या शब्दावली, जो भी हम प्राकल्पना के निर्माण के लिए काम में ले रहे हैं वो क्या है, स्पष्ट होनी चाहिए। उसका बिल्कुल क्लियर कट ये हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हम बात करें एजिंग की, एक वृद्ध व्यक्ति, हम अध्ययन कर रहे हैं वृद्धावस्था का, तो हमारी निगाह में वृद्ध कौन होगा इस बात का हमें पता होना चाहिए। वो आदमी जो स्ट्रक्चर से, बॉडी स्ट्रक्चर से लगता है कि वो बूढ़ा है, या वो व्यक्ति जिसने 60 साल पार कर लिए हैं, या वो व्यक्ति जो 80 साल का हो गया है, या वो व्यक्ति जो समय से पहले क्षीणकाय हो गया है, वो व्यक्ति वृद्ध है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसकी स्पष्ट परिभाषा होना चाहिए कि हम जिस भी बात, जो भी प्राकल्पना लेके चल रहे हैं, हमारा उसमें क्या अर्थ है, ये स्पष्ट होना चाहिए। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें विचारों का जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, जो परिभाषा है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो विषय में सामान्यतया एवं विचारों का आम व्यक्तियों के बीच में संचार कर सके, मतलब लोग उसको समझ सके कि हम क्या जानना चाहते हैं, इस तरह का होना चाहिए। भ्रामक शब्दावली का प्रयोग, भ्रामक भाषा का प्रयोग, द्विअर्थीय भाषा का प्रयोग हमें इसमें नहीं करना चाहिए। ये एक पहली विशेषता है कि ये इनका उपयोग नहीं किया जाता है प्राकल्पना में। दूसरी विशेषता है आनुभाविक संदर्भ। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि उसकी सत्यता की जांच की जा सके, अर्थात प्राकल्पना आदर्शात्मक नहीं होनी चाहिए। क्या है का अध्ययन करना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कहें पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, ये प्राकल्पना जो है उचित नहीं है। ये इसकी बजाय हम इसको कहें कि श्रमिकों का शोषण कहाँ होता है, शोषण का क्या मीनिंग है, इस तरह की बात हमें करनी चाहिए। अर्थात गुडे और हार्ट ने कहा कि प्राकल्पनाओं को आदर्शात्मक, ऐसी वाली जो प्राकल्पना है कि जैसे पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, ये एक आदर्शात्मक प्राकल्पना है, हम मानकर चल लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी विशेषता है विशिष्टता। प्राकल्पना सदैव अध्ययन के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित होनी चाहिए, जिससे अनुसंधानकर्ता का अपना ध्यान उसी विषय पर केंद्रित करके वास्तविक सूचनाएं प्राप्त कर सके, इधर उधर उसका ध्यान ना भटके। इसके लिए उसको बिल्कुल प्राकल्पनाओं में स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले आपको कहा कि हम कह रहे हैं वृद्धावस्था में हम पर्टिकुलर किसकी बात करते हैं। हम बोले हम छात्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, पर ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि छात्र या छात्रा जिनका भी अध्ययन कर रहे हैं, हम वो कौन से स्टूडेंट होंगे जिनका अध्ययन करना है, स्कूल में पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, अथवा शोध विद्यार्थी, ग्रामीण विद्यार्थी है या शहरी विद्यार्थी। इस तरह से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सभी की समस्याएं, सभी का जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो फ़र्क होता है। इसलिए विशिष्टता अगर हम प्राकल्पना में रखकर चलते हैं तो उससे क्या होता है, हमें प्राकल्पना में एक विशिष्टता प्रदान करती है, जिससे हम अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। गुडे और हार्ट ने कहा, अरे कहाँ गया, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। गुडे हार्ट ने लिखा है कि एक सिद्धांत बनाने वाला जो यह भी नहीं जानता कि जो प्रविधि या जो टेक्निक है वो क्या क्या उपलब्ध है, तो उससे उपकल्पना की जांच हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, उपयोगी प्रश्नों का निर्माण करने में सक्षम नहीं होता। तो ऐसी स्थितियों में हमें ये चीज़ गुडे और हार्ट कहते हैं कि उसको ये पता होना चाहिए सिद्धांत बनाने वाले को। नेक्स्ट विशेषता है उपलब्ध सिद्धांतों से संबंधित। किसी भी प्राकल्पना का निर्माण करने से पूर्व उससे संबंधित पहले से उपलब्ध साहित्य और ज्ञान को समझना चाहिए कि अब मैं जिस विषय की जानकारी करना चाहता हूँ उस विषय में अब तक लोगों का क्या नज़रिया रहा है, क्या क्या समस्याएं आई हैं और किस प्रविधियों से, किन टेक्निक्स का इस्तेमाल उस अध्ययन में किया गया और क्या वो टेक्निक्स उसके लिए उपयोगी रही अथवा इसमें कोई और ऐड या माइनस करनी है, ये ध्यान होता है। तो इसलिए अपन कहेंगे कि इन उपलब्ध
सिद्धांतों के आधार पर उपकल्पना का निर्माण करना चाहिए जिससे उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। पूर्व सिद्धांतों के आधार पर निर्मित प्राकल्पना क्रमबद्ध हो जाती है। गुडेम हार्ट ने कहा भी है कि जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से पूर्व बनाए गए सिद्धांतों पर आधारित होता है तो ज्ञान में सत्यता की संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता है सरलता। पीवीएंग ने प्राकल्पना की एक विशिष्ट विशेषता ये भी कहा कि एक प्राकल्पना को सरल होना चाहिए। पीवीएंग का कहना है कि व्यावहारिक एवं उत्तम प्राकल्पना में सीमित कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। अनावश्यक कारकों को सम्मिलित करने से प्राकल्पना में जटिलता पैदा हो जाती है जिसके कारण उसका परीक्षण करना कठिन हो जाता है। परंतु बहुत सरल, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरल प्राकल्पना बना दें और जो आगे कुछ उपयोगी ना रहे। इसलिए प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हुए अत्यधिक प्राकल्पना सरल भी नहीं होनी चाहिए और अत्यधिक जटिल भी नहीं होनी चाहिए। सरलता, पीवीएंग आगे कहते हैं कि प्राकल्पना की सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं एवं विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा भी कहा गया है। नेक्स्ट विशेषता प्रमाणीकरण। प्राकल्पना का उद्देश्य सही निष्कर्ष निकालना है। सही निष्कर्ष तभी प्राप्त हो सकते हैं जब प्राकल्पना को परीक्षण निरीक्षण के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। प्राकल्पना, फिर ये सारी विशेषताएं अपनी की हो गई है और अब हम कल पढ़ेंगे प्राकल्पना के स्रोत। धन्यवाद। आगे क्या करना है, अब कैसे करेंगे, हमको तो आते ही नहीं। भैया डालूं क्या, या पहले पेस्ट करेगा? थोड़ा सा और रह गया। सही बोला था कि मैंने? अभी मैं जो बोली वो सही था? जब मैंने अभी क्लास ली वो सही था क्या? सही? आशा निराशा वो तो एक अच्छा ग्रुप है, उसमें तो डिस्कशन अच्छे ही होते हैं।
सही बोला था कि कल भी? कल सही बोला था मैंने? इससे तो बात ही नहीं करेगी। हैं? मेजर बात है ना, आशा निराशा क्या होती है? UXPC. And so we can imagine I'm a participant and I've been given a scenario which might be तो नहीं आ रही ना। हेलो हेलो